बिहार स्टेट असेंबली की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में इलेक्शन कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट फेज 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों पर और सेकेंड फेज 11 नवंबर 2025 को 122 सीटों पर इलेक्शन कंप्लीट। इस बार का बिहार चुनाव गरीबी, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा था। इसके 2 दिन बाद जो है 14 नवंबर 2025 को असेंबली रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहा एनडीए अलायंस 202 सीटें जीत कर आता है और तेजस्वी के साथ जो इंडिया अलायंस लड़ रहा था वो 35 सीटों पर सिमट कर रह जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर इलेक्शन ही गरीबी, शिक्षा, रोजगार और पलायन और जो 20 साल की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ लड़ा जा रहा हो, वहां पर रूलिंग पार्टी ही वापस जीत के आती है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। तो सवाल हमारे सामने ये उठता है कि क्या कहीं बिहार का चुनाव पहले से फिक्स नहीं था? क्या एसआईआर के नाम पे कहीं वोट चोरी तो नहीं हुई? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वोट चोरी या इलेक्शन मैनिपुलेशन की शुरुआत कब होती है। साल था 2023, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले थे असेंबली के। 20 साल से वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, इनको लेके युवाओं में खासा रोष था। महाकाल सप्तऋषि मूर्ति कांड और हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ हुआ था महाकाल मूर्ति कांड में, उसको लेकर वहां पर आदिवासियों, दलितों, पंडितों सबके अंदर एक तरह से रोष था। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के जब इलेक्शन होते हैं तो 230 विधानसभा सीटों में से 166 सीटें बीजेपी जीत के आती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अगले साल सेम कहानी हरियाणा में रिपीट होती है, जहां पर 10 साल की मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी। किसान आंदोलन, नुआ में हिंसा, अग्निवीर स्कीम को लेके युवाओं में खासा रोष था। हमारी पहलवान बेटियों को जो है रोड पे घसीटा जा रहा था, इसको लेकर समाज के सभी वर्गों में भारी असंतोष था। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें बीजेपी जीत के आती है। हैरानी की बात तो यह थी कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली तक नहीं करने दी थी और वहां के बीजेपी के जो स्थानीय कैंडिडेट्स थे उनको कैंपेन तक नहीं करने दिया गया था। वहां पर भी अगर आप इतनी भारी मेजोरिटी के साथ अगर जीत जाते हैं तो सवाल तो उठेगा। सेम कहानी दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर भी हमें देखने को मिली, जहां दिल्ली में 70 में से 48, वहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचारी बताया। की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। आचार्य बता रहे थे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 236 सीटों पर एक तरह का क्लीन स्वीप मारते हैं। महागठबंधन एक तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे जो है गायब हो जाता है और सेम कहानी अब जो है बिहार में घटित हुई है। तो ऐसे आंकड़े देखकर हर किसी को हैरानी होती है, हमें भी हुई। तो ये वीडियो अभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर मोदी जी भी कहीं चले गए या मोदी जी को भी अगर कहीं जाना हो तो वह क्या कहेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चलिए आइए अब समझते हैं वोट चोरी का जो खेल है वो किस प्रकार से खेला जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक असेंबली में 1 लाख फेक वोट, जिसमें कर्नाटका की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की महादेवपुरा असेंबली के जो है डाटा दिया गया, जिसमें उनका ऐसा दावा किया गया कि इस सीट पर लगभग 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर रजिस्टर्ड है और इसको लेकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे वोट चोरी का एलिगेशन लगाए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका कंक्लूजन करके हमने जो है अपनी तरफ से एक वोट चोरी का जो खेल है वो तैयार किया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो ये वोट चोरी का खेल है 3 पार्ट्स के अंदर खेला जाता है। सबसे पहले इलेक्शन के पहले, फिर इलेक्शन के टाइम पे और तीसरा इलेक्शन के बाद।
and जो after इलेक्शन the के election. पहले खेल खेला जाता है उसमें वोटर लिस्ट और ईवीएम को हैक किया जाता है। वोटर लिस्ट में फेक एड्रेसेस, इनवैलिड फेस, फेक नेम, इसके अलावा जो एक ही जगह पर सैकड़ों लोगों का जो है नाम रजिस्टर्ड होना, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 और 7 का मिसयूज करके जो राहुल गांधी ने बताया। इसके अलावा ईवीएम हैकिंग, ये जो है वोट चोरी के पहले का खेल खेला जाता है। इसके अलावा जब हमारे इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे जो वोट चोरी होती है उसमें क्या होता है कि जो लोग वोटिंग के टाइम में उस स्टेट में मौजूद ही नहीं होते हैं उनका वोट भी दूसरे लोगों के द्वारा डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी, जो लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं, बिहार में भी वोट देते हैं, राजस्थान में भी वोट देते हैं, ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा, जैसा कि हमने अभी बिहार इलेक्शन के अंदर देखा कि कैसे हरियाणा से जो एक ट्रेन भर के भेजी बीजेपी। मोदी सरकार ने दिया, तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लिया। तो किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने। हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं। नहीं ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी, तो यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा वो दे रहा है, अपने आप से बीजेपी। खर्चा कौन कर रहे हैं जिसको? खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है, तो भाजपा अरेंज करा के दे रही है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे इसमें हैं। क्या होता है कि पूरी इलेक्शन को जो ईवीएम है उसको ही बदल दिया जाता है। अब ईवीएम को कैसे बदलते हैं, जैसा कि हमने हरियाणा के अंदर देखा कि कुछ ईवीएम जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ हरियाणा इलेक्शन का तो उसमें 99% तक चार्ज थी, और कुछ एक ईवीएम जहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी वो 60 से 70% चार्ज थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ईवीएम की बैटरी तो 1% लॉस हुई रुकी, और कुछ जो ईवीएम है उनकी 30 से 35% तक जो है ईवीएम लॉस हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्य तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है वहाँ पे ये नहीं। तो इसका अर्थ यही है कि जो 99% बैटरी चार्ज थी जिस ईवीएम की वो बदल दी गई थी। इसके अलावा हमने अभी बिहार इलेक्शन के समय समस्तीपुर और सिवान जिले में नाले के किनारे पर जो ईवीएम की पर्चियां थी वो फेंकी हुई मिली। क्यों भाई, उन ईवीएम की पर्चियों का क्या होगा और वो ईवीएम कहाँ पर है, यह भी तो सवाल है ना। तो एक तरह से इन ईवीएम को भी जो है इस तरह से एक खेल खेला जाता है इलेक्शन के बाद में। अब इन सब के साथ बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी जो है राहुल गांधी ने इसमें शामिल किया था, और क्या आरोप लगाए वो भी जरा इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें बीजेपी या फिर सरकार ने एक एक्ट लाकर जो उसमें से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको निकाल दिया और उसकी जगह अपना ही एक सेंट्रल मिनिस्टर जो है काउंट कर दिया। यानी इसमें दो तो गवर्नमेंट के आदमी होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। यानी सरकार जिसे चाहे उसे अपॉइंट कर सकती है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। अब जिसे गवर्नमेंट खुद जो है उसको अपॉइंट करेगी वो आदमी ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो खुली बात है कि बीजेपी या फिर जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर वो काम करेगा जैसा कि कर रहा है। फिर दूसरा, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के एलिगेशन लगाए तो उनसे एफिडेविट मांगा गया, लेकिन राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3-4 दिन बाद जब अनुराग ठाकुर ने 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने जब ऐसे ही आरोप लगाए तो उससे किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो है एफिडेविट नहीं मांगा गया। क्यों भाई, बीजेपी से आपका कोई रिश्ता है तभी तो उससे आप जो एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं। तीसरा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके बेटी को तो नोएडा का जो है डीएम अपॉइंट कर दिया गया और उसके जो दामाद है उसको सहारनपुर का डीएम अपॉइंट कर दिया गया। क्यों भाई, जो जनता है उसके बच्चों के लिए तो जो है चपरासी के पद तक खाली नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो आपके वोट चोरी में साथ देते हैं उनके बच्चों के लिए डीएम नोएडा और सहारनपुर जैसी सिटी के डीएम अपॉइंट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है इन पे सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डाटा प्रोवाइड नहीं करवाने का आरोप भी लगता है इलेक्शन कमीशन पर। तो उल्टा इलेक्शन कमीशन और आरोपों को काउंटर करने के बजाय
45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने में लगा हुआ है। और जब उनको सीसीटीवी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप भी सुन। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see why does बीजेपी को हरियाणा मेयर चुनाव की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। आपको याद होगा जब हरियाणा में मेयर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन थे तो उस समय जो है जो रूलिंग ऑफिसर था उस अनिल मसीहा, उसने उसको वोट मैनिपुलेट करते हुए देखा गया। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज को देखकर जो है बीजेपी के मेयर को तो हटाया गया और आम आदमी के मेयर को जो है अपॉइंट किया गया। इसके अलावा आज अब SIR के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ऐसे ही चुनाव अगर होने हैं तो चुनाव करने का मतलब ही क्या रह जाता है। जब देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं तो जीत हार का तो कोई मतलब ही नहीं है, और नहीं मतलब है विपक्ष और पक्ष का। तो आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर, इस जानकारी को लेकर? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए। मोदी सरकार के लिए आपके मन में जो भी है सारी भड़ास निकाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।